नमस्कार। न्यूज ट्रायल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। उत्तराखंड 25 साल का होने वाला है। 25 साल एक ऐसा आंकड़ा है जिसमें जो उम्मीदें हमारे पहले साल में होती हैं, लगभग एक तरह से वहां पर अंजाम वो उम्मीदों को हो जाना चाहिए। इसलिए इस बार का रजत जयंती काफी महत्वपूर्ण भी है और प्रदेश भर में इस सिल्वर जुबली को लेकर अलग अलग तैयारियां चल रही हैं और डिस्कशन भी हो रहा है कि इन 25 सालों में उत्तराखंड में क्या क्या उतार चढ़ाव आए और उन उतार चढ़ाव के बीच उत्तराखंड कहाँ पहुंचा। इसी को लेकर आज हम भी पहाड़ के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड राज्य का एक सपना देखा था और भले ही वो उस सपने को साकार खुद अपने हाथों से कर पाए या न कर पाए वो अलग बात है, लेकिन आज उनके सपने कहाँ हैं उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं काशी सिंह ऐरी जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता और यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष शांति भट्ट जी। ऐरी जी और शांति भट्ट जी, आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। ऐरी जी के बारे में जैसे सबको पता ही होगा कि लगभग 72 साल की उनकी उम्र हो गई है और अभी भी राज्य हितों के लिए लड़ रहे हैं। यूकेडी के संस्थापक सदस्य रहे हैं और जब उत्तर प्रदेश था उस समय भी वो विधानसभा के सदस्य थे और जब उत्तराखंड बना उसके बाद भी करीब 4 बार वो विधायक रहे और उन्होंने 1979 में विपिन त्रिपाठी, डीडी पंत और इंद्रमणि बड़ोनी के साथ मिलकर उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की थी, यानी कि वो यूकेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक है और यूकेडी के 3 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। और जबकि शांति भट्ट जी 2017 में टिहरी से आते हैं और उसके बाद उन्होंने अभी केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। यमकेश्वर ब्लॉक, पौड़ी, गढ़वाल, सिंदूर में उनका जन्म हुआ। न्यू दिल्ली में उन्होंने अपनी प्रोफेशनल डिग्री ली। रुड़की में भी उन्होंने पढ़ाई की डीएवी से। अब पॉलिटिक्स में है। उन्होंने लगभग यमकेश्वर से चुनाव लड़ा 2017 में, 2019 में भी गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, 2022 में भी। और भले ही वो चुनाव में जीत पाए हों लेकिन अभी भी वो काफी मजबूत नेता हैं, पार्टी की लीड है और उत्तराखंड के संघर्षों के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। चलिए अब उत्तराखंड की बात करते हैं। ऐरी जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल जो बहुत सामान्य सा सवाल है कि इन 25 सालों में अधिकतर नाराजगी यही रहती है खासकर यूकेडी की कि जो उनके सपने थे, शहीदों के सपने थे, वो उत्तराखंड देख नहीं पाया। शायद आपका कैमरा नीचे गिर गया है। तो अब 25 साल हो गए। इन 25 सालों में आप क्या लगता है कि उत्तराखंड कितना कहाँ तक अब शहीदों के सपनों को कहाँ तक पहुंचा? अगर 100 में से बात की जाए तो कितने % सपने पूरे हुए हैं? सपने पूरे होने की बात अगर आप कहते हैं तो वो तो 25% से भी ज्यादा नहीं मिलेगा अंक। 25%। जी। और क्योंकि चूंकि बजट बड़ा है, छोटा राज्य है और कुछ काम तो होंगे, कुछ विकास के काम होंगे, सड़कें बनी हैं और कई तमाम तरह की सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन ये 25% के अंदर आता है। लेकिन जो असली सपना था वो ये है कि पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, वो पलायन के लिए मजबूर नहीं होंगे और उनको जो है स्वास्थ्य चिकित्सा का जो मसला है, शिक्षा का जो मसला है और तमाम सारी सुविधाएं हैं वो उनको गांव में बैठे मिल जाएंगी। ये अभी तक नहीं हुआ है। तो ये कहना चाहिए कि सरकारों ने, अब ये है कि बजट आता है, बजट खपता भी है, लेकिन वो बजट कहाँ जाता है, कितना काम में लगता है, कितना लोगों के हित में खर्च होता है और कितना इनके ब्यूरोक्रेसी के और जो हमारे नेता हैं उनके बंदर बाट में खप जाता है, ये असली देखने की बात है। और यही वजह है कि जो विकास होना चाहिए, जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए उत्तराखंड की जनता को, वो सुविधाएं अभी तक नहीं मिली है। इसलिए मैं 25%, मैं बहुत कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे सपने, आपने सपनों की बात की है, हमारे सपनों की बात करें। अब अभी तक हम राजधानी का तय नहीं कर पाए। आप देखिए, बुनियादी सवाल है, बहुत ही ये केंद्रीय सवाल भी है, बुनियादी सवाल भी है कि राजधानी का फैसला हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। वहाँ बिल्डिंग खड़ी करके हमने छोड़ दिया है और उसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये देखने वाला कोई नहीं। राजधानी का सवाल आपने कहा 25 साल हुए हैं। 25 साल में क्या होता है, कई बार
कई मुद्दे ऐसे रहते हैं जो धीरे धीरे भावनात्मक रूप से ठंडे पड़ जाते हैं, उनमें उतना उबार रहता नहीं है जितना होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि राजधानी का मुद्दा गैरसैंण वाला जो अभी भी, क्योंकि एक पीढ़ी तो खत्म हो गई है, मतलब आगे बढ़ गई है, और दूसरी नई पीढ़ी आ गई है जिसने वो चीजें देखी नहीं कि गैरसैंण कितना महत्वपूर्ण था आंदोलन के समय, आपको लगता है अभी भी वो हमें इतना प्रमुख मुद्दा बना के रखना चाहिए, या उस मुद्दे से लोगों की भावनाएं अभी भी उतनी तेजी से जुड़ी हैं जैसे उस समय थी? लोग रखेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का संकल्प है कि हम गैरसैंण को राजधानी बना के रहेंगे। कि उत्तराखंड की 65% से ज्यादा लोगों ने गैरसैंण को राजधानी माना है। कौशिक समिति में इसका उल्लेख पूरी तरह से है। तो हम तो इसको छोड़ने वाले नहीं है, और ना जो प्रबुद्ध जनता है उत्तराखंड की वो छोड़ने वाली है। हाँ, ये राजनीतिक चक्रव्यूह में जरूर फंस गया है। और दोनों अब अभी कांग्रेस कहते हैं भाजपा से कि आप वहाँ सत्र क्यों नहीं आयोजित कर रहे हैं, क्यों छोड़ दिया है। और जब कांग्रेस होती है तो भाजपा पूछती है, बस यही पूछने का सिलसिला है। काम करने वाले कोई नहीं है, किसी को हिम्मत नहीं है कि उसको स्थायी राजधानी घोषित करें और वहां पर विकास और वहां पर गतिविधि जारी रखें। इसके लिए कोई, ये दोनों पार्टियां जनता के आंखों में धूल झोंक रही है। अब जब सत्ता में नहीं होते तो सवाल पूछते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो उस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, न काम करते हैं। इसलिए इन दोनों के बस की बात नहीं है। हम उत्तराखंड क्रांति दल के लोग किसी भी हालत से, किसी भी स्थिति में गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। और इन्होंने जो तीन टपरा वहां खड़ा किया है, वो अगर राजधानी अगर आप घोषित नहीं करते हैं तो वो एक किस्म से इम्बेजलमेंट है, वो धन का दुरुपयोग है। और उस धन के दुरुपयोग को कौन उसके लिए जवाबदेह होगा, ये सब बड़ी बात सोचने की है। रहा सवाल हमारा, हम छोड़ने वाले नहीं। शांति भट्ट जी, बड़ा सवाल गैरसैंण का है, और बहुत सारे मुद्दे हैं, सिर्फ राजधानी नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें हर बार ये कहा जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डाल के इतिश्री कर लेते हैं, और राष्ट्रीय जो आका उनके तय करते हैं वही होता है। उसके लिए एक क्षेत्रीय दल की हमें जरूरत है। और हर राज्य में, जो मुझे भी लगता है कि हर राज्य में एक न एक क्षेत्रीय दल ऐसा तो होना चाहिए कम से कम, जो लगाम लगा सके, भले ही राष्ट्रीय दल सत्ता में आए ना आए। अब उस लिहाज से क्षेत्रीय दल का ना हो पाना उत्तराखंड में, मतलब प्रतिनिधित्व के हिसाब से उत्तराखंड के लिए कितना नुकसानदायक रहा, और किन किन बिंदुओं पे नुकसानदायक रहा? देखिए राणा जी, सर्वप्रथम राज्य को 25 वर्ष होने के बाद उत्तराखंड कहां खड़ा है, इस पर आपने चर्चा रखी, इसके लिए आपको बधाई। दूसरी बात, उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर चर्चा हो और उत्तराखंड क्रांति दल को उस पर सही स्थान ना मिले तो ये समझ लीजिए सारी बातें बेकार हैं। आपको यह समझना होगा कि उत्तराखंड राज्य बना किन परिस्थितियों में है। आज हमारे बीच में सम्मानित हरि जी बैठे हैं, ये सौभाग्य की बात है कि आज भी उत्तराखंड के बुनियादी संघर्ष पर आप उत्तराखंड के समाज को एक मत करने पर लगे हैं। आपका राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू हुआ, वहीं से आप सीधा विधायक बने, और विधायक बनने के बाद आपने उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा के अंदर सवालों की ऐसी बौछार की कि भारतीय सल्तनत को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि देश की आजादी के बाद भी उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र कितना अभावग्रस्त है कि वहां से एक क्षेत्रीय सोच का नौजवान नेता जीत कर आया, और आते ही उसने सवालों की ऐसी बौछार करी कि भारत की सल्तनत को मजबूर होना पड़ा कि विधानसभा के अंदर एक विधायक 5 से ज्यादा सवाल न खड़े कर सके। आप समझ सकते हो कितनी आग 1984-85 में एक नौजवान नेता के सीने में थी। ये राज्य ऐसे ही नहीं बना। लोग कहते हैं कि 1952 से उत्तराखंड की आवाज में राज्य की आवाज उठी, मगर उसे दृढ़ संकल्पित होकर धरातल पे उतारने का अगर किसी ने काम किया है तो सम्मानित एरी जी के नेतृत्व में, सम्मानित स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के नेतृत्व में, दिवाकर भट्ट जी के नेतृत्व में उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड क्रांति दल ने किया। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं राणा जी, अगर मैं अभी अपनी बात कहूं ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, तो ये सब मतलब झूठ साबित होगी जब तक हम पृष्ठभूमि पर बात नहीं करेंगे। 25 वर्ष हो गए
बड़े बड़े नेताओं ने दल बदले, सोच बदली, घर छोड़े, राजनीति को कलंकित करते हुए सत्ताएं गिराई, उसके बावजूद भी एक ऐसा मनीषी उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्र विचारधारा को लेकर चलते रहे, जिन्होंने आर्थिक अभाव देखा, उत्तराखंड को कलंकित राजनीति को होते हुए देखा, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी क्षेत्रीय सोच नहीं छोड़ी, अपने परिवार को एकमुट्ठ और एकजुट करते हुए आज भी इस विचारधारा को जिंदा किए हुए हैं। और आपने उनके मुख से सुन भी लिया है कि हम ही हैं जो उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे काम करेंगे, राजधानी गैरसैंण हमारा ही संकल्प है और बनाएंगे, खाली जिद नहीं है। 65% से ज्यादा भूखंड में पर्वतीय मूल के लोग रहते हैं और वो आज भी अपने विकास के लिए तरस रहे हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार। तो ये संकल्प हमारा है। अब आ जाती है बात, उत्तराखंड में खाली उत्तराखंड क्रांति दल के नेता ही चुनाव नहीं आ रहे। मैं आपको बता दूं, यहाँ IAS अर्जुन रावत आए थे, मुलायम सिंह को ललकार कर चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई, उसके बाद वो नेपथ्य में चले गए। ऐसे ही वीरचंद सिंह गढ़वाली के साथ हुआ, ऐसे ही बाबा मोहन उत्तराखंडी के साथ हुआ। ये बात मैं आप आज रजत जयंती से पूर्व बोल रहा हूं इस बात को कि हमने अपने वीरों को अनदेखा किया है, हमने अपनी आवाजों को दबाया है। ये उसी का परिणाम है कि आज 25 वर्ष के बाद हमको फिर चर्चा करनी पड़ रही है कि हमारी बुनियादी सवालों पे काम नहीं हुआ। अब आ जाइए रजत जयंती पे। राणा जी, उत्तराखंड क्रांति दल में माननीय काशी सिंह गहरी जी के सानिध्य में हमने जो भी सीखा है, हमने एक चीज सीखी है, आप धन कमा लोगे मगर राजनीति में अपनों के बीच में संघर्ष करने की क्षमता यदि आपको तैयार करनी है तो अभाव में, विचारों में मजबूत होते हुए, अभाव को अनदेखा करते हुए यदि आप संघर्ष करोगे तो सामाजिक रूप से आपको लोग नेता मानेंगे। माननीय काशी सिंह गहरी जी सर्वमान्य नेता हैं और मेरा विश्वास है कि जिस दिन यूकेडी की गवर्नमेंट होगी, सम्मानित नेताजी के नेतृत्व में उत्तराखंड के सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। अब आ जाइए रजत जयंती पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 1 लाख करोड़ का कर्ज ये हमारे सिर पर किसने थोपा? विकास के नाम पर सड़कों का टूटना, पुलों का गिरना, ये किसने हमारे के साथ किया ऐसा मजाक? ये अगर आप महसूस करेंगे तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उसमें दोषी पाई जाएंगी। आखिर उत्तराखंड के अंदर नॉन प्लान में 70% पैसा खर्च होता है। नॉन प्लान माने नौकरी, और वो पैसा कहां जाता है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। क्योंकि चाहे वो सचिव ओम प्रकाश रहे हो, चाहे राकेश शर्मा रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, सबने अपने अपने लोगों को भर्ती किया और यहाँ के पहाड़ी मूल के लोगों के रोजगार को छीन लिया। इसलिए नॉन प्लान का भी लगभग 65% पैसा अन्य राज्यों में 24 घंटे में चला जाता है। तो उत्तराखंड के मूल निवासी को क्या मिला? राज्य बनने के सामने 26 राज्य विरोधी संशोधन, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के मूल निवासियों की उपेक्षा, राज्य बनने के बाद ना बोली पे काम, ना भाषा पे काम, ना पर्वतीय क्षेत्र का अपना कोई कानून, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की उपेक्षा, जल जंगल जमीन पर अधिकार नहीं, वन अधिनियम के कारण उत्तराखंड को, पहाड़ के किसानों को खेती से रोकना। इन 25 वर्षों में जंगली जानवरों से हम परेशान हैं, ये विकास किया है। और उत्तराखंड का कितना बड़ा दुर्भाग्य आप देख लीजिए, एक तरफ सरकार रजत जयंती से पूर्व पुलिस के दम पर शराब का ठेका खुलवाकर शराब बेच रही है, दूसरी ओर चौखटिया से हमारी पैदल यात्रा चल रही है मिशन स्वास्थ्य को लेकर, और वो यात्रा जब देहरादून के मुहाने भानियावाला में पहुंची है तो पूरी एक पलटन पुलिस की जो है हमारे को रोक के बैठी हुई है, हमको देहरादून नहीं आने दे रही है। माननीय पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी के साथ धक्का मुक्की की जा रही है इस बात को लेकर कि यहाँ पर राष्ट्रपति आ रखी है, आप देहरादून नहीं जा सकते। ये स्थिति लोकतंत्र में इन 25वें वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुए है। राष्ट्रीय पार्टियों के गलत नीतियों के कारण यह हुआ है कि पहाड़ की आवाज को अब राजधानी में आने भी नहीं दिया जा रहा है। जबरन पुलिस के दम पर मुकदमे और प्रताड़नाएं हमारे साथ हो रही है। और ऐसे में यदि ये सत्ताएं रजत जयंती मनाने की बात करती है तो हम सवाल खड़े करते हैं, क्या अंकिता हत्याकांड के लिए रजत जयंती मनाई जा रही है? ममता बोगना का नाम मिलने के लिए ये रजत जयंती मनाई जा रही है? रवि बड़ोला की हत्या के लिए रजत जयंती मनाई जा रही है? राज्य में जनसंख्या विस्फोट कराकर पहाड़ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए रजत जयंती मनाई जा रही है? या नौकरियां बेचकर बाहर वालों को संपन्न करने के लिए रजत जयंती मनाई जा रही है?
या उत्तराखंड के ठेकेदारों को बर्बाद करने के लिए ये रजत जयंती मनाई जा रही है? ये वो बुनियादी सवाल है जिनको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल में जो आक्रोश है कि इन 25 वर्षों में पहाड़ की अनदेखी हुई है, और हमको जितनी ताकत हमारे नेता दे रहे हैं, मेरा विश्वास है 27 में उत्तराखंड की जनता राज्य आंदोलन की तर्ज पर एक मत होकर उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता की ओर लेके जाएगी। और जिस दिन हमारे माननीय काशी सिंह गहरी जी सत्ता के शीर्ष पे बैठेंगे तो आपको दिखेगा कि 79 का जो हमारा सपना था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी, गांव का अंतिम व्यक्ति विकास से जुड़ेगा, खेत खलियानों में फसलें लहलाएंगी, गांव का किसान संपन्न होगा, हमारा व्यापारिक संपन्न होगा, छोटे छोटे कुटीर उद्योग पहाड़ों में लगेंगे और उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ की परिधि में रहने वाला हर आदमी संपन्न होगा और गर्व महसूस करेगा कि मैं देवभूमि का नागरिक हूं। ऐसे सपने को लेकर जो हमने संघर्ष किया है, हम हारे नहीं है, निराश नहीं है। हमारा विश्वास है कि एक दिन जनता हमारे साथ आएगी और उत्तराखंड को चौमुखी विकास से जोड़ेगी। ये जो सरकार नौटंकी कर रही है, इस नौटंकी को हम सिरे से खारिज करते हैं। इन्होंने हमें कर्ज में डुबाया है, राज्य की स्थिति को खराब किया है, और धामी सरकार पुलिस के दम पर जो हमारे साथ यातनाएं कर रही है, हमारी आवाज को दबा रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब 27 में दिया जाएगा। और ये जो रजत जयंती है, इसमें आपसे भी मेरा निवेदन है कि सवाल पूछिए सरकारों से कि आप इस रजत जयंती में उत्तराखंड की उपलब्धि तो बताइए। बलात्कार, हत्याएं, लूट, डकैती, उत्तराखंड की स्थिति खराब होना, ये ठीक नहीं है। हमारे ये बुनियादी सवाल है, इस पर हम आज भी सरकार को घेर रहे हैं और हमें उम्मीद है 27 में सत्ताएं बदलेंगी और उत्तराखंड का चौमुखी विकास के लिए क्षेत्रीय दल की ओर अपना आकर्षण दिखाएगी जनता। जी, मैं इन्हीं सारे मुद्दों को जोड़ते हुए एरी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सारे मुद्दे हैं और वाकई में मुद्दे हैं और जनता इन मुद्दों पे साथ रहती है। और ये अभी नहीं है, हर बार ऐसा होता है, हर चुनाव से पहले या हर चुनाव के बाद भी, चुनाव के दौरान भी भावनाओं के तौर पे जनता आपके साथ रहती है, लेकिन जब वोट देने आते तो वोट देने के टाइम पे छिटक क्यों जाती है? नहीं, उसके कई कारण हैं। एक तो जो राष्ट्रीय दलों की जो चुनाव लड़ने की शैली है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, वो वोट हाईजैक करने में, अब तो वोट चोरी का भी सवाल पैदा हो गया है। बहुत माहिर रहे हैं शुरू से। और भोली भाली जनता तो उत्तराखंड क्रांति को चाहती है, उसको वोट देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा माहौल ये बनाते हैं, ऐसा गड़बड़ झाला और तमाम तरह का ये शुरू करते हैं, जिससे जनता भी दिग्भ्रमित होती है और ये जनता के मैंडेट को का अपहरण करते रहे हैं। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में, जबकि जनता भी जागरूक हो गई है और जनता ने भी देख लिया है कि इनके क्या क्या कारनामे हैं, ये सत्ता पाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, क्या क्या गुल खिलाते हैं, तो ये तो सब जनता भी समझ गई। तो जनता और हम लोग मिलके 2027 में इनको, इनके इन कारनामों को भी हम चलने नहीं देंगे। हमारे पास कार्यकर्ताओं की, युवाओं की फौज होगी और वो इन तमाम सारी चीजों का डटकर मुकाबला करेगी और हम इनको दिखाएंगे कि तुम्हारी वोट चोरी से लेके जो तुम्हारे हथकंडे हैं वो अब काम करने वाले नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता के बीच में एक यूकेडी की ऐसी इमेज हो कि बहुत अच्छी, जैसे होता है ना ऑफिसों में कि बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा काम करता है, तारीफें करते हैं, लेकिन जब मैनेजिंग पोस्ट पे बैठाने की बात होती है तो सोचते हैं नहीं मैनेजर लायक नहीं है, लेकिन वर्कर बहुत अच्छा। कहीं ऐसी इमेज तो यूकेडी की नहीं है? जनता संघर्ष के लिए आगे करना चाहती है, लेकिन चलो छोड़ो, सत्ता पे नहीं बैठाना इनको, शायद इस तरह का। हाँ, संघर्ष के लिए तो आगे बिठाया है, संघर्ष में हमारा साथ दिया है, संघर्ष में हमने सफलता पाई है। आपका बड़ा बड़ा जोरदार सवाल है ये कि आपको वर्कर तो रखना चाहती है लेकिन मैनेजर नहीं चाहती है। बदल गया है, अब हम मैनेजर की भूमिका में रहेंगे और जनता भी चाहती है कि हम इसको, इस प्रदेश को मैनेज करें और इस प्रदेश को बर्बाद होने से बचाएं। और ये भावना, ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, आप कहीं पर भी चले जाइए, इंटीरियर में चले जाइए या किसी शहर में चले जाइए, कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि भाई देखो, अब उत्तराखंड क्रांति दल को ये मौका देना चाहिए, उसको प्रदेश को मैनेज करने के लिए उसको ताकत देनी चाहिए। ये भावना धीरे धीरे बढ़ रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये आने वाले समय में 2027 में ही सही, ये भावना काफी प्रबल होगी और लोग उत्तराखंड क्रांति दल को सरकार चलाने के लिए बहुमत देंगे। एक मेरा सवाल, आप शांति भट्ट जी ने भी उठाया पलायन का सवाल और आपने भी उठाया,
उस पलायन के सवाल पे मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाहता हूँ कि जो 2000 में हमारी जनसंख्या थी वो 85 लाख थी और अब हो गई 1,20,00,000, यानी कि जनसंख्या बढ़ी है और पलायन भी बढ़ा है। पलायन का रेट भी मुझे अभी एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। अब चलो मैं अपना उदाहरण ले लेता हूँ, मैं भी पलायन होकर यहाँ मुंबई में हूँ, तो मुंबई में से सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पलायन हुए हैं, बड़ी है संख्या, गाँव के गाँव 300-400 गाँव तो पौड़ी में खाली हो गए हैं, भूथा बोलते हैं जिनको। तो ऐसे में ये बिल्कुल। जो जनसंख्या बढ़ी है, ये कौन लोग हैं? क्या ये असली उत्तराखंडी हैं या ये बाहर से आके जो स्थायी निवास के आधार पे जनसंख्या बढ़ा, ये वो लोग हैं? ये हमारे शांति प्रसाद बर्जी ने जो कहा है कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, और ये डेमोग्राफिक चेंज भाजपा तो हिंदू मुस्लिम करके डेमोग्राफिक चेंज की बात करती है, लेकिन हम वो नहीं कहते हैं। हम तो कहते हैं कि मूल जो उत्तराखंड का निवासी है वो तो पलायन करके बाहर जा रहा है, और बाहर के लोग विभिन्न जगहों पर विभिन्न काम करते हुए और विभिन्न तरीके से उत्तराखंड में बस रहे हैं। और हमने कानून भी ऐसे बनाए हैं कि ये सारे कानून उनको फेवर करते हैं। तो मूल आदमी की तो बात ही नहीं सुनी जा रही है, तो इसलिए डेमोग्राफिक होगा। और उसमें जो बाहर के लोग हैं, मूल से मेरा मतलब है जो अभी आपने सुना गुरुकुल नारसन से लेके बद्रीनाथ तक का जो इलाका है, उसमें हम किसी को बाहरी नहीं मानते हैं, जो पहले से हैं। लेकिन जो नए आके यहाँ के काम में दखल दे रहे हैं, यहाँ की नौकरियां छीन रहे हैं, यहाँ के कारोबार में वो अपना हिस्सा वो ले रहे हैं, उसको हम ये कहते हैं कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं। इस पर सरकार को सख्त कानून बनाना पड़ेगा। अगर सरकार सख्त कानून नहीं बनाएगी तो हम इसके खिलाफ फिर लड़ाई लड़ेंगे। शांति भट्ट जी, ये पलायन का मुद्दा वाकई में बड़ा है। इस पर अगर हम डिबेट करें तो बहुत एक घंटों डिबेट हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है और भी कई रिपोर्ट्स हैं, उसमें हमेशा ये कहते थे कि हिमाचल को उदाहरण बनाओ, हिमाचल को उदाहरण बनाओ। लेकिन अब कुछ जो आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, आंकड़ों में ये बताया जाता है कि भाई पलायन के मामले में हिमाचल से अच्छा उत्तराखंड है, पलायन और जीडीपी के मामले में हिमाचल से ज्यादा है, अपराध के मामले में हिमाचल से ठीक है, मतलब हर आंकड़ों में हिमाचल से ठीक है और राज्यों में भी ठीक है। तो ऐसे में ये जो तस्वीर आप जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, और कागजों की जो तस्वीर हम बता रहे हैं, इनमें रियलिटी क्या है? क्या ये पहले रियलिटी बता दीजिए इसमें। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, 13 जनपदों का ये राज्य है। 10 पर्वतीय जनपद में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 48 लाख लोग पहाड़ों में रहते हैं, और उन 48 लाख में भी 12 से 14 लाख वो हैं जो पहाड़ों में रहते नहीं है, मगर वो बाहर के लोग हैं, उन्होंने जमीनें खरीदी है, उनका नाम रजिस्टर्ड हो रखे हैं। ऐसे में आप बताइए कि पहाड़ में पर्वतीय मूल का व्यक्ति तो 32-33 लाख भी नहीं रहा। 10 जनपद में 33 लाख भी पर्वतीय मूल का व्यक्ति नहीं है, और राज्य की जनसंख्या 1,35,00,000 है। कौन लोग हैं ये? जो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में बसे हुए हैं, ये संपन्न है, वो चाहे पर्वतीय मूल का व्यक्ति हो चाहे अन्य हो। मगर जिनके लिए राज्य मांगा गया है, जिस सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए सीमाओं में मानव को रोकने की बात उत्तराखंड क्रांति दल करता रहा, वहां तो गांव खाली है, 5 लाख लोग पलायन कर गए। आखिर उत्तराखंड की स्थिति को ठीक करने के लिए आखिर उत्तराखंड क्रांति दल क्यों जरूरी है? और मैं आपके सामने कह रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। माननीय काशी सिंह एरी के नेतृत्व में 27 का चुनाव लड़ेंगे और एक तरफा क्षेत्रीय दल आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। और मैं जब ये बोलता हूं तो इस बात को समझ लीजिए, लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पार्टियां बदली, बाप बदले। माननीय काशी सिंह एरी जी ने अपने पूरे परिवार को, पूरे उत्तराखंड को एक मत करते हुए राज्य लिया है, और आज भी भले ही आर्थिक अभाव झेल रहे हो, मगर उत्तराखंड की जो विचारधारा है, सबको साथ लेके चलना, गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक, उधम सिंह नगर से लेकर पिथौरागढ़ तक, विकास नगर से लेकर त्यूनी चक्रोता तक, समाज को एक मत करने की इच्छा शक्ति रखने वाले पार्टी यदि कोई है वो यूकेडी है। और यूकेडी में काशी सिंह एरी, दिवाकर भट्ट, 2 ऐसे मनीषी हैं जो आज भी समाज को एक मत करके आगे लेके चल रहे हैं। 27 का नेतृत्व इन्हीं 2 बड़े नेताओं के हाथ में होगा, और हमारा चेहरा माननीय काशी सिंह एरी बनेंगे, और इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा विश्वास है इस राज्य के अंदर एक संदेश जाएगा, फकीरी में राज्य बनाया है तो इसी फकीरी में सत्ता में भी जाएंगे, और जिस दिन जाएंगे हमारी शपथ गैरसैंण के अंदर होगी। और हमने कसम खाई हुई है, हम तो माननीय एरी जी के नेतृत्व में राजनीति की एबीसीडी सीखे हुए हैं, और जो भी परिपक्वता हमने पाई है, वो धैर्य, वो तपस्या और वो संघर्ष हमने माननीय काशी सिंह एरी और दिवाकर भट्ट जी के नेतृत्व में सीखा है, माना है
इसीलिए हम घबराए नहीं हैं। मैं आपको बता दूं राणा जी, 1857 में मंगल पांडे ने अगर देश की आजादी का बिगुल बजाया तो 90 साल लगे देश को बनने में। वैसे ही अगर 79 में माननीय काशी सिंह हेरी जी के नेतृत्व में अलग राज्य का बिगुल बजा है तो 22 साल लगे इस राज्य को बनने में। हमने समाज को तोड़ा नहीं है, एक मुट्ठ और एकजुट किया। त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्ति आपके पैनल पे बैठी है माननीय काशी सिंह हेरी जी। तो हम घबराए नहीं है। हमने बहुत यातनाएं झेली, उत्तराखंड क्रांति दल को बहुत लोगों ने बदनाम किया, नेताओं को किया, हमको किया, मगर उसके बावजूद भी हमने पहाड़ी मुद्दे नहीं छोड़े। और उसका परिणाम आप देख लीजिए, आज पूरे उत्तराखंड के अंदर माननीय काशी सिंह हेरी जी और दिवाकर भट्ट जी के नेतृत्व में उत्तराखंड क्रांति दल से क्या नौजवान, क्या किसान, क्या व्यापारी, क्या कर्मचारी, क्या मातृशक्ति, क्या छात्र शक्ति, सभी एक मुट्ठ होकर ये बात बोल रहे हैं कि उत्तराखंड को यदि बचाना है तो यूकेडी को आगे लाना है। तो मेरा विश्वास है 27 में माननीय काशी सिंह हेरी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर राज्य आंदोलन की तर्ज पर एक ऐसा लहर आएगी कि पूरा उत्तराखंड यूकेडी मय होगा। और जिस दिन यूकेडी मय होगा, आपको गैरसैंण में शपथ ग्रहण लेते हुए दिखेंगे। हमारे यहाँ से रेजोल्यूशन पास होगा कि जो जिस विधानसभा से चुनाव जीत के आया वो उस विधानसभा के अंदर अपना रहेगा, यदि बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर कई सवाल खड़े होंगे। कहने का मतलब है ये राज्य पहाड़ियों का है, और जब हम पहाड़ी कहते हैं तो गुरुकुल नारसन का भी पहाड़ी है, तो बद्रीनाथ का भी पहाड़ी है। मगर हमको जितना बदनाम किया गया है उसका नुकसान आज हमारी जनता भुगत रही है। कर्ज में डूब गई, नौकरियां बिक गई, संसाधन बिक गए। अब जनता को समझ में आ रहा है कि यूकेडी को जितना कमजोर किया जाएगा उतना पहाड़ के लोगों पर बाहर का कब्जा होगा। इसीलिए अब यूकेडी को मजबूत करने की जरूरत है। और माननीय काशी सिंह हेरी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड क्रांति दल परचम लहराने की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरा विश्वास है जब हमने राज्य बना दिया है तो राज्य की सत्ता में भी जाएंगे और उत्तराखंड के मूल नागरिकों के अधिकारों को संपन्न करते हुए अपने उत्तराखंड को विकास से जोड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं देख रहा हूं इन आंखों से कि अब लोग कहने लगे हैं कि माननीय काशी सिंह हेरी जी, दिवाकर भट्ट जी, वो तमाम राज्य आंदोलनकारी, आओ बाहर निकलो, हम तुम्हारे को सत्ता के नजदीक पहुंचाएंगे और उत्तराखंड के अंदर क्षेत्रीय सोच को मजबूत करेंगे। तो राणा जी, अगर हम निराश होते तो कब का खत्म हो चुका होता है राज्य। आज भी सड़कों पे हम पिट रहे हैं। एक तरफ रजत जयंती है, दूसरी तरफ हमारे नेता को पुलिस प्रताड़ित कर रही है भानियावाला में ये कहकर कि राष्ट्रपति आ रखी है, आप जो है देहरादून नहीं जा सकते। ये कैसी सरकार है? हम देवभूमि के नागरिक हैं, पुलिस वहां पर मार मार के शराब बिकवा रही है। ये शराबियों की पार्टी है। ये भाजपा जो है उत्तराखंड को बर्बाद कर कर उत्तराखंड में केवल सत्ता लूट, संसाधन लूटने वाली पार्टी है। इसका राजनीतिक मुंह तोड़ जवाब उत्तराखंड क्रांति दल दे रहा है, आगे भी देगा। और एक एक पाई का हिसाब माननीय काशी सिंह हेरी जी के नेतृत्व में हम लेंगे। हम निराश नहीं, घबराए नहीं है। मगर इन 25 सालों में जो बुनियादी सवालों पर काम होना था नहीं हुआ है, इसीलिए हम आज उत्तराखंड के अंदर जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, उत्तराखंड को जगा रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। और 27 में भाजपा कांग्रेस से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, ये मेरा विश्वास है। रजत जयंती का ढोंग भी जनता देख रही है। जी राणा जी। भट्ट जी, आपसे एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ। आपको इतनी जल्दी उत्तराखंड की बात करते हैं, गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। ये क्या उत्तराखंड में इतनी व्यवस्था खराब है कि आपको गुस्सा आता है, या आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं? देखिए, जिसको आप गुस्सा नहीं कह रहे हो, ये मेरी स्टाइल है। मैं गुस्सा नहीं हूं, मगर मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं कि बाप बेटे को पढ़ने के लिए सब कुछ दे रहा है और बेटा पढ़ नहीं पा रहा है, तो गुस्से में क्या कहेगा। इस राज्य के लिए हमने 42 से ज्यादा शहादतें दी। माननीय काशी सिंह हेरी जी पर 1 रुपया का कोई आरोप लगा के बताए। इस व्यक्ति ने पूरा जीवन अपना लगा दिया। अगर क्लास 1 इनके टॉप के सारे IAS ऑफिसर हैं इनके टाइम के, कोई जानता नहीं है इनके बारे में उतना जितना नई पीढ़ी को हम समझा रहे हैं कि ये व्यक्ति ने जितना त्याग और तपस्या और बलिदान की मूर्ति के रूप में इस व्यक्ति ने समाज के लिए किया है। अगर ये व्यक्ति समाज का अगर शीर्ष पे बैठेगा तो तुम्हारे ही भविष्य को, तुम्हारे ही राज्य को बहुत कुछ देके ये व्यक्ति चला जाएगा। मगर क्या करें, झूठ, फरेब, धोखे, चोर, लुचक्के, टुच्चे, लुच्चे राजनीति में अखबारों के माध्यम से अपनी बातों को आगे लहराते हैं और पैसों के दम पर जनता को ठगते हैं। उसका परिणाम राज्य कर्ज में डूब गया, राज्य बर्बाद हो गया। तो आखिर सत्य कभी टूटता नहीं है, सत्य परेशान नहीं होता। सत्य एक दिन जनता समझती है, जानती है। और मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि जिन्होंने राज्य के लिए सब कुछ अपने राज्य के लिए गंवा दिया, यही राज्य को बचाने वाली कौम है और इनके हम चेले हैं। हमने इनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर लाठी डंडे खाए हैं, इनके नेतृत्व में संघर्ष किया है। और मेरा विश्वास है जिस दिन जनता का आशीर्वाद मिलेगा, यूकेडी का एक एक नेता उत्तराखंडियत के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देगा, रात दिन संघर्ष करेगा और उत्तराखंड को चौमुखी विकास से जोड़ेगा। तो हम क्रोधित नहीं है, मगर क्योंकि जिंदगी भर सड़क पर संघर्ष किया है, यातनाएं झेली हैं, तो ये हमारा एग्रेशन उत्तराखंड को
अगर हम देखते हैं बेचैनी में, परेशानी में अंकिता की हत्या देखते हैं, ममता बहुगुणा की हत्या देखते हैं, रवि बड़ोला की हत्या देखते हैं, हाकम सिंह जैसे बेईमान को सत्ताओं में जो है नौकरियां बेचते हुए देखते हैं, सचिवालय के अंदर चोर उचक्के जिस तरीके से रिश्वत कांड करते हैं, जिस तरीके से फर्जी टीचर, फर्जी इंजीनियरिंग, जिस तरीके से पुल गिरते हैं, तो इससे विचलन होना स्वाभाविक है। ये आक्रोश हमारा उत्तराखंड को 25 सालों से अपनी नंगी आंखों से देखते हुए जो होता है उसका रिएक्शन ये आपको दिखता है। हम क्रोधी नहीं है, हमारे अंदर अपने राज्य को बचाने की जो लालसा है ये उसका प्रतिबिंब है। और आप देखते रहिएगा जितने उत्साह और जितने संघर्ष के साथ हम काम कर रहे हैं उतने से उससे ज्यादा संघर्ष हम इस सत्ता को आगे राज्य को ठीक करने में लगाएंगे। हम संघर्ष के लोग हैं और हमारी तासीर है, इस तासीर को आप अन्यथा ना लें। जी राणा जी। नहीं नहीं, आपका एग्रेशन अच्छा है, क्योंकि राज्य हित में एग्रेशन होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि ज्यादा जो तादाद है वो युवा पीढ़ी है, उनको एग्रेशन ही पसंद है। और एरी जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। जो पूरी कंडीशन है, लगभग देश की भी यही स्थिति है और उत्तराखंड की में भी यही स्थिति है। स्थिति क्या है कि देश की जीडीपी भी बढ़ रही है और उत्तराखंड की जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन अंतर क्या है, जो देश के जो 400 लोग हैं, जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, 400 लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है, बाकी लोगों पे नहीं है। और ऐसे अगर करोड़पतियों की बात की हमने, तो देश में 8 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास जो करोड़पति हैं, और बाकी सारे जो लोग हैं पे 1 करोड़ से कम की संपत्ति है। कितना बड़ा अंतर है हम समझ सकते हैं। यही हाल उत्तराखंड में ये अमीर गरीब का तो मैं ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन मैं जो है शहरी पहाड़ों मैदानी इलाकों में लेके 25% जो जाता है, जो दिक्कत है वो मतलब हिस्सा वो पहाड़ों में, बाकी सारा पैसा इधर, या जो भी विकास कार्य है, जीडीपी है, जो भी है, इधर आ जाता है मैदानों में। तो शहरी और गांव की असमानता को लेकर ये कितनी बड़ी समस्या है, इसको लेकर कैसे आप सुझाव देना चाहेंगे सरकार को या किसी को? ये आखिरी सवाल। देखिए, जो आपने बताया ये तो ग्लोबल एक समस्या है और खासतौर पर हमारे देश में तो है ही है, जिसके लिए बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं। जो इनकम का इम्बैलेंस है, जो संपत्ति का बंटवारा का जो हल है वो पूरे देश में वही लगभग हम आपके पास आंकड़े होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी शहर में, किसी पहाड़ के, उत्तराखंड के, या किसी गांव में चले जाइए, आपको स्पष्ट नजर आएगा कि जो आमदनी का इम्बैलेंस है और संपत्ति का एकीकरण किस तरह से होता है, ये आपको साफ साफ दिखाई देगा। इसमें आंकड़े की जरूरत नहीं है, ये हमारे सोचने की और देखने की बात है। अब रहा सवाल, हमारे यहाँ हमारी देवभूमि है, लोग, ये हमारे नेता लोग कहते क्या हैं जब संबोधन करते हैं, देवभूमि की देवतुल्य जनता। संबोधन तो ऐसा करते हैं कि देवभूमि की देवतुल्य जनता, लेकिन उनके कारनामे देवतुल्य जनता के सीधे खिलाफ हैं, और उनके जो भी कामकाज हैं वो देवभूमि के सीधे सीधे खिलाफ हैं। देवभूमि को देवभूमि नहीं मानते और देवतुल्य जनता को देवतुल्य जनता नहीं मानते हैं। ये स्पष्ट है, स्पष्ट है। तो अब सरकार को क्या सुझाव दें? सरकार को सुझाव देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैनल हैं, और सरकार को संभल जाना चाहिए। अगर ये स्थिति बरकरार रही, जो इम्बैलेंस है, जो इनकम का इम्बैलेंस है, संपत्ति के एकत्रीकरण का जो धर्रा है वो नहीं बदला, तो यहाँ भी बहुत घोर आंदोलन हो सकता है। उससे यहाँ के ये जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं उनको सचेत हो जाना चाहिए और सरकार को इसको ठीक करना चाहिए। देखिए, एक वो अभी ठेकेदारों की बात आई, यहाँ का ठेकेदार छोटे का A क्लास का, B क्लास का जो भी ठेकेदार है, मैं एक जगह गया था तो वो सारे लोग परेशान थे, कह रहे थे साहब हमारे हम तो बेरोजगार हो गए हैं, हम जो काम करते थे सही करते थे, जनता की भी सुनते थे, जनता हमारे पास आके कहते थे कि ये गलत हो रहा तो हम उसको ठीक करते थे। लेकिन आज तो ठेकेदार पहले यहाँ से गाजियाबाद और नोएडा से आते हैं, अब गुजरात से आने लग गए हैं, ठेकेदार भी गुजरात से आने लग गए हैं। तो यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? हाँ, तो यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? छोटे छोटे कामों को भी आप बड़े बड़े लोगों के हाथ में दे देंगे, तो यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ का तो
यहाँ की जो संपत्ति है, जो यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए थी और यहाँ के लोगों को समृद्ध करना चाहिए था उस संपत्ति से, वो तो दूसरे राज्यों में जा रही है। तो इन तमाम सारी चीजों को सरकार को समझना चाहिए। समय है अभी भी। अगर समय रहते हमारे सत्ताधारी लोग नहीं संभले तो बहुत बड़ा विरोध होगा, बहुत बड़ा। ये जैन जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ उत्तराखंड की जनता तो जैन जी से भी बहुत आगे है। उत्तराखंड आंदोलन आपने देखा होगा, सुना होगा। अब कभी ऐसा आंदोलन हुआ तो एक नहीं बचेगा। और जो जो संपत्ति हड़प रहे हैं, जो जिस से काम कर रहे हैं ये लोग, अपना भला करके अपने साथियों का भला करने का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए बाकी सुझाव दे के वो सरकार हमसे मांगे तो हम सरकार को देंगे। हम यहाँ से क्यों कहें इनसे कि ऐसा करो ऐसा करो। हम सरकार हमसे कहे कि हमको कैसे सुधार करना तो हम दे देंगे सुझाव। लेकिन एक सुझाव मोटा यही है कि संभल जाओ, संभल जाओ। अगर ये संभले नहीं तो जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। चलिए कासिम गहरी जी और शांति भट्ट जी, आप हमारे साथ जुड़े। न्यूज टाइल का पहला प्रोग्राम था हमारा जो उत्तराखंड को रजा जयंती को लेके, और हमने उत्तराखंड क्रांति दल को इसीलिए भी ज्यादा मंच देने की कोशिश की क्योंकि सबसे पहली पार्टी थी जिसके दम पर उत्तराखंड बना, और जिसके दम पर आज हम ये पूछ रहे हैं कि रजत जयंती में कैसा रहा उत्तराखंड। आप लोगों ने अपनी राय रखी, उत्तराखंड के भविष्य को लेकर चिंता भी जताई। उस चिंता को लेकर हम चाहते हैं कि लोग भी इन चीजों को मनन करें, चिंतन करें, फिर सही गलत का जो भी हो अपने हिसाब से डिसीजन ले। एरिजियर भट्ट जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।